नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अब शुरुआत करते हैं खबरों की। कंगना रनौत ने जब से मुंबई की पीओके से तुलना की है, तब से वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। अब क्योंकि उनका ये बयान शिवसेना से नेता संजय राउत के खिलाफ था, ऐसे में अब पूरी शिवसेना भी उनके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन कंगना रनौत ना डरी हैं और ना ही अपने बयानों से पीछे हट रही हैं। वे भी लगातार ट्वीट कर अपने विरोधियों का हमला कर रही हैं, साथ ही उनका सामना भी कर रही हैं। अब एक बार फिर से कंगना ने संजय राउत पर हमला बोला है। उन्होंने खुद को एक मराठा बता दिया है। वे ट्वीट कर लिखती हैं कि किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। सिर्फ यही नहीं, कंगना ने एक और ट्वीट कर अपने विरोधियों को चापलूस बता दिया है। एक्ट्रेस मानती हैं कि जो लोग इस समय उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने उनकी फिल्मों का विरोध तब किया था जब उन्होंने बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले किया था। कंगना ट्वीट कर लिखती हैं कि जो भी चापलूस इस समय महाराष्ट्र की तरफ अपना प्यार दिखा रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मैं पहली एक्टर और डायरेक्टर हूं जो मराठा सम्मान शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई को स्क्रीन पर लेकर आई थी। लेकिन उस समय मेरा खूब विरोध किया गया था। वही कंगना यही नहीं रुकी और उन्होंने संजय राउत जैसे नेताओं को महाराष्ट्र का ठेकेदार बता दिया और पूछा कि उन्होंने राज्य के लिए, सम्मान के लिए क्या किया है। ट्वीट में लिखा कि इनकी औकात नहीं है इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई गई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पे लगाया, शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो कि क्या महाराष्ट्र के लिए हैं। गौरतलब है कि कंगना रनौत ने सुशांत केस को लेकर मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद संजय राउत ने उन्हें मुंबई न आने की सलाह दी थी, जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हो गया। लगातार संजय राउत को लेकर, मुंबई सरकार को लेकर या फिर पुलिस प्रशासन को लेकर लगातार ट्वीट पे ट्वीट करती जा रही हैं, जिसको लेकर कंगना ट्रोल भी हो रही हैं। लेकिन फिर भी कंगना हमेशा की तरह ही अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। और इस बारे में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कंगना भी लगातार संजय राउत पर या फिर मुंबई के पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूजा, लगातार कंगना और जो है पिछले दिनों में ट्वीट कर दिया है। उसके जवाब में राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से हलचल मची है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं कंगना रनौत जो है किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर इस तरह से बयानबाजी कर रही है। जिस तरह से उन्होंने सबसे पहला ट्वीट किया था कि उनके पास बॉलीवुड इंडस्ट्री में और ड्रग्स को लेकर तमाम जानकारियां हैं, वो एनसीबी को शेयर करना चाहती है, जानकारियां देना चाहती है। उसके बाद जवाब में तुरंत जो है संजय राउत ने जिस तरह से बयानबाजी किया है, वो कहीं सुर्खियों में बन गया है। संजय राउत ने साफ तौर पर यह कह दिया कि कंगना रनौत जो है, अगर मुंबई पुलिस उनको डर लगता है तो मुंबई में नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आने देगी। तो जाहिर तौर पर इस तरह का बयानबाजी कहीं न कहीं राजनीतिक दौर को चमकाने वाली बात समझ में आ रही है। जी सत्यप्रकाश, क्या एनसीबी कंगना से पूछेगी, क्योंकि कंगना ने खुद कहा है कि उनके पास में काफी सारे सबूत हैं, तो क्या ऐसे में एनसीबी कंगना से भी उन सबूतों को इकट्ठा करेगी? जाहिर तौर पर कंगना रनौत ने साफ तौर पर अपने ट्वीट में कहा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ड्रग्स का जंजाल है, वहाँ मकर जाल की तरह ड्रग्स जो है किया जाता, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें ड्रग्स का सेवन ना होता हो। ऐसे में उनको बहुत सारी जानकारियां, हालांकि ट्वीट के जरिए उनमें रणबीर कपूर का भी नाम खुले तौर पर लिया था कि उनका जांच करा देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कंगना रनौत ने बहुत सारे खुलासे ट्वीट के जरिए भी कर दिया है। अब रही बात, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुंबई पुलिस जो है
केंद्र सरकार अगर उनको सुरक्षा मुहैया करवाती तो मुंबई में आकर एनसीबी की वो मदद करेगी। जी सत्यप्रकाश, तो लेकिन अगर कंगना रनावत 8 जून को आती है मुंबई में तो उनको जो है एनसीबी तलब करेगी और पूछताछ करेगी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन एक बात और है, जब से कंगना एक्टिव हुई है इस केस में तब से लेकर संजय राउत भी कंटिन्यू एक्टिव है। एक बार तो संजय राउत ने अपने एक बयान में ये कह दिया था कि कौन कंगना, जबकि वो एक अच्छी खासी जानी मानी हस्ती है बॉलीवुड की। तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि संजय राउत इस तरीके से लगातार कंगना के विरोध में जो बयान दे रहे हैं या फिर उनको लेकर जितने भी बयान दे रहे हैं वो कितने सही है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, संजय राउत शिवसेना के खासदार है, एक बड़े नेता है, प्रवक्ता भी है और सामना के संपादक भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह से संजय राउत जो है अगर बयानबाजी करते हैं तो जाहिर तौर पे पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए। वही दूसरा पक्ष अगर कंगना रनावत का भी देखा जाए तो कंगना रनावत एक के बाद एक जो ट्वीट कर रही है, कहीं न कहीं वो खुद को जो है राजनीतिक तौर पे चमकाना चाहती है। हालांकि जब एक बार चीजें सामने आ गई कि उनके पास तमाम जानकारी, वो चाहती है कि जानकारी दे, उनको आना चाहिए मुंबई में। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र जो आर्थिक राजधानी, यहाँ लोग तमाम राज्यों से आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लोग अपनी जीवन शैली के द्वारा जो है जिस तरह से उनका काम वो करते हैं और चले जाते हैं जी। ऐसे में कंगना रनावत को भी थोड़े संयम बरतना चाहिए। और जहां तक बात है कि महाराष्ट्र के स्मिता का सवाल है, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर है, और मुंबई पुलिस की बात है तो मुंबई पुलिस को लेकर इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस जाहिर सी बात है अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम करती है। लेकिन अब इस दौर में जिस तरह से सुशांत सिंह मौत को लेकर जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं या जांच की तमाम चीजें खुले तौर पर सामने आ रही हैं, अभी तक कुछ कहना लाजिमी नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरह से कह दिया कि उनके पास जो है हत्या के एंगल से कोई सबूत नहीं मिलता, जाहिर तौर पर कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना भी गलत माना जाएगा जी। लेकिन सत्यप्रकाश, कंगना का तो समझ में आता है क्योंकि उनका व्यवहार शुरू से ही हमने ऐसा ही देखा है, वो कंटिन्यू किसी भी मामले पर अपना बयान देती हैं, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो। लेकिन शिवसेना के एक बड़े नेता का इस तरीके से किसी एक्ट्रेस को लेकर, आखिरकार वो एक महिला है, ऐसा बयान देना कितना सही है? क्या पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा? जाहिर तौर पर शिवसेना का ही नुकसान है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से सुशांत मामले की जांच चल रही थी, ऐसे में शिवसेना ने एक बार भी अपना पक्ष नहीं रखा। हालांकि मुंबई पुलिस की तमाम किरकिरी हुई उस पूरे मामले को लेकर, लेकिन तब तो शिवसेना का किसी नेता ने पक्ष नहीं रखा या बात नहीं की। लेकिन जब कंगना रनावत ने ट्वीट कर दिया तो उसका जवाब देने के लिए तमाम नेता खड़े हो गए। तो जाहिर तौर पर नेता भी इंतजार करते हैं कि जब उनको मौका मिलता है चमकने या चमकाने का तो वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री का ये इस तरह से एक इंटरव्यू में कहा गया है कि इस तरह से कंगना रनावत को मुंबई में आने का कोई अधिकार नहीं है, तो गलत बात है। इस तरह से चीजें सामने नहीं आना चाहिए। एक गृह मंत्री को तो इस तरह के बयानबाजी से थोड़ा बचना चाहिए जी। सत्यप्रकाश, लेकिन बयानबाजी तो विपक्ष भी करता है, बीजेपी भी, जो केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी है उसके कई नेता बहुत सारे बयान देते हैं महाराष्ट्र सरकार को लेकर के और उसकी कार्रवाई को लेकर के। लेकिन एक एक्ट्रेस पर इतनी ज्यादा बयानबाजी, इतना ज्यादा बवाल क्यों है आखिरकार? जाहिर तौर पर देखिए, ये सब पूरा मामला जो है अब जो जांच चल रही है, एजेंसियां काम कर रही है, उसको कहीं न कहीं भटकाने का काम है। जिस तरह से तमाम टीवी चैनल में पूरे दिन जो है रिया चक्रवर्ती, सुशांत और ड्रग्स एंगल और ईडी का तमाम जो चीजें दिखाई जा रही है, कहीं न कहीं राजनेता इससे दूर हो गए हैं। अब राजनेता जो है इसी कंगना रनावत और संजय राउत के चक्कर में जो है अब अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तमाम नेता जो है अब अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से राम कदम ने कंगना रनावत को झांसी रानी कर दिया है और तमाम लोगों ने अपने अपना बयानबाजी कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां भूलकर जो है अब अपने आप को खुद को चमकाने में लगे जी। सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में बयानबाजी काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। कंगना रनौत भी लगातार ट्विटर के जरिए सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई, ईडी सहित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मामले की तफ्तीश कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जिस तरह से नारकोटिक्स यानी कि नशे का पदार्थ का सेवन करना और सेवन करवाने में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी भूमिका सामने आ रही है, उसके आधार पर जल्द ही रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी संभव है।
शुक्रवार रात को कई घंटों तक हुई पूछताछ के बाद आखिरकार शोभिक और मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। बता दें कि रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती ने ड्रग पैडलर अब्दुल बासित परिहार से गांजा खरीदने पर उसे गूगल पे अकाउंट के जरिए भुगतान करने की बात कही है। मुंबई की एक अदालत में एनसीबी द्वारा किए गए नए खुलासे में इस बात का पता चला है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच शुरू करने के बाद परिहार को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। जानकारी के मुताबिक शोभिक से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि रिया के कहने पर वो ड्रग खरीदता था। ऐसे में अब रिया को भी समन भेजने की तैयारी एनसीबी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिया के भाई शोभिक और सुशांत के मैनेजर मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग के एंगल को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, देख ही रहे हैं हम लगातार, आप भी कंटिन्यू इस केस को इसको फॉलो अप कर रहे हैं। एक बार हमारे दर्शकों को जल्दी से ये बता दीजिए कि जब से एनसीबी इस मामले में कदम रखा है तब से लेकर अब तक के एनसीबी ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, एनसीबी लगातार अपनी कार्रवाई काफी तेज कर दी है। एनसीबी कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से मुख्य जो है गवाह है वो जैद है। जैद ने तमाम जानकारी दी है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा उनको जो है ड्रग्स लेने के लिए भेजा करते थे। हालांकि शोभिक चक्रवर्ती जो है सैमुअल मिरांडा को जो है कई बार ड्रग्स लेने के लिए भेजा था, जिसमें ये बातें सामने खुल के आई है कि 5 ग्राम ड्रग्स लेने के लिए करीब 10,000 की कीमत देनी पड़ती थी। ऐसे में सैमुअल मिरांडा जो है इस पूरे मामले में लिप्त पाया गया है। जिस तरह से अब तक जो है एनसीबी ने जैद से पूछताछ की है, उनके 2 साथियों से पूछताछ की, उसमें तमाम जानकारियां खुलकर आई थी। इसी जानकारियों के आधार पर कल जो है करीब 4.5 घंटे की जो है छापेमारी की गई थी रिया चक्रवर्ती और 3 घंटे की छापेमारी जो है सैमुअल मिरांडा के घर पे की गई थी, जिसमें एनसीबी के 5 अधिकारी के सहित एक महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी। तमाम लोगों की मौजूदगी में जो है रिया चक्रवर्ती के पूरा घर जो है खंगाला गया था, जिसमें टेलीफोन की बात किया या लैपटॉप की बात किया या रिया चक्रवर्ती सहित सभी के मोबाइल को भी जब्त किया गया। इसी मोबाइल के जरिए जिस तरह से सबूत मिले हैं, जिस तरह से तमाम दस्तावेज लेके गई थी, उसके जांच में साफ तौर पे जो है शोभिक चक्रवर्ती का नाम सामने आया है, वही सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया। उसके बाद से जब एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हो गए, तमाम जानकारियां हुई, उसके बाद देर शाम जो है शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जानकारी इस तरह से आ रही है कि आज जो है करीब 11:30 बजे सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती के एनडीपीएस जो है अदालत है उसमें पेश किया जाएगा। उसमें कम से कम 10 दिन की जो है रिमांड मांगी जाएगी एनसीबी को पुनः पूछताछ के लिए। तो ये पूरे दिन की एक्टिविटी रहेगी। वहीं तीसरी बात, हम जो है रिया चक्रवर्ती से एनसीबी भी कभी भी बुला सकती है पूछताछ के लिए। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार एनसीबी के चक्र में फंस चुका है, तमाम सबूत उनके खिलाफ जमा हो चुके हैं। ऐसे में जब उम्मीद लगाई जा रही है कि जब रिया चक्रवर्ती आएंगी पूछताछ के लिए, अगर एनसीबी के पास पुख्ता सबूत मिलते हैं तो जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार भी हो सकती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक बात और है, इस केस में ड्रग एंगल तब से जुड़ना शुरू हुआ जब पिठानी ने एक बयान दिया था। इसके बाद में लगातार सीबीआई ने इस बात की पूरी जानकारी एनसीबी को दी थी और एनसीबी इसमें एक्टिव हुई। तो क्या इस बीच में क्या सिद्धार्थ पिठानी का कोई नया बयान सामने आया है, ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है? सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश का लगातार अभी भी सीबीआई जांच कर रही है, समय समय पर उनको बुलाती रहती है। जैसा कि कल भी नीरज और दीपेश को जो है सीबीआई ने तलब किया तो तमाम जानकारियां हुए। दूसरी तरफ जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने ड्रग्स एंगल की बात कही थी कि सुशांत को जो है रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दिया करती थी, खुद रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का व्यापार करती थी। जिस तरह से चैट में खुल के सामने आया है रिया चक्रवर्ती किसी से ड्रग्स मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या एमडी है। उसके बाद से पूरा मामला सीबीआई ने एनसीबी को सौंप दिया था। एनसीबी पहले से ही इस पूरे मामले पे नजर रखी थी, जिसको करते हुए एनसीबी ने करीब 3 लोगों को पहले भी गिरफ्तारी कर चुकी है। 2 लोगों को उन्होंने डिटेन भी किया था। डिटेन में उनकी भी गिरफ्तारी बताई गई है। हालांकि वो ड्रग्स एंगल से नहीं है, जो मेडिसिन सुशांत ने दवा ली थी उस एंगल से पूछताछ की गई, जिसमें उनके पास पक्का सबूत पाया जाता है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी की गई है। तो तमाम चीजें हैं जो एनसीबी लगातार अब कमर
कस के जो है बिल्कुल रिया बिल्कुल, चक्रवर्ती के एनसीबी परिवार लगातार, सत्यप्रकाश, एनसीबी लगातार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और बहुत ही सख्ती से इस मामले में कार्रवाई कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एनसीबी सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर अपनी पूछताछ को, अपनी जांच को, अपनी कार्रवाई को लगातार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रही है और इसको लेकर रिया चक्रवर्ती पर भी गिरफ्तारी की तलवार अब लटकती हुई नजर आ रही है। देश में हर रोज कोरोना महामारी का धमाका जारी है और कल एक बार फिर से रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार को 24 घंटे में 87,115 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,066 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 40,20,239 हो चुकी है, जबकि मृतकों की संख्या 69,635 पर पहुंच गई है। इसके अलावा अगर कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो देश में अब 8,45,477 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 31,04,512 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बीते दिन 69,625 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि एक्टिव केस लगातार बढ़ने से मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर लगातार सभी लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और हर एक चीज का ध्यान रखें ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके, क्योंकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। देश में हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक दिन में 87,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। और वहीं इसी के साथ में अब कोरोना के कुल केसों का जो आंकड़ा है वो भारत में 40 लाख को पार कर गया है, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो एक चिंता की बात है। क्योंकि भारत के अलावा बाकी देशों में कोरोना के मरीज जो हैं 24 घंटे में कम नजर आ रहे हैं, जबकि भारत में 87,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत मोहन, लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, देश में भी काफी चिंता की बात है, 40 लाख को कोरोना का आंकड़ा पार कर गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग एक तरफ नौकरी करनी है, एक तरफ अपने काम धंधे चलाने हैं और दूसरी तरफ बाहर निकलना है, लेकिन सावधानी के साथ। अब लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं लोग लापरवाह भी होते चले जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो लापरवाह होता जा रहा है। दुकानों पर शुरू में नियम बनाए गए थे कि दुकानदार मास्क लगाएंगे, जो कस्टमर आएगा वो मास्क लगाएगा, बाजारों में पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेगी, लेकिन सब बेपरवाह हो चुके हैं और जिसके नतीजे ये हैं कि लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से केस बढ़ रहे हैं सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब है। रोज नई प्लानिंग होती है, नए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, कमेटी बनाई जाती है कि 10 शहर ये देखेंगे, 10 शहर ये देखेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर काम न होने के चलते कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी, तो जब शुरू में जब कोरोना आया था, सरकार ने अचानक से लॉकडाउन लगाया था, लोगों में डर था, लेकिन अब ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों में कोरोना को लेकर जो डर है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। देखिए, जैसे लोगों के चेहरों से मास्क उतर गए हैं, कहीं ना कहीं लोग बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। हाँ, ये जरूर था कि कोरोना के साथ जीने की हमको आदत डालनी है, लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी अगर हटेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना के चपेट में आप जरूर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग बाजारों में बिना मास्क के आसानी से दिख जाते हैं। एक दूसरा भ्रम पैदा हो रहा है जो हम कहीं ना कहीं इस बात को कहते आए हैं कि लोग लापरवाह होते चले जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि उनको कोरोना नहीं होगा, उनके अंदर बहुत इम्यूनिटी पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना किसी को भी हो सकता है और आपका बचाव आपकी सावधानी है, इसलिए सावधान रहें, मास्क लगाएं, खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर सरकार नहीं कर रही है तो कम से कम आप एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे तो कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाया जा सकता है। जी, लेकिन इस कोरोना के काल में केस बढ़ रहे हैं और इसी के साथ में धांधली की खबरें भी सामने आ रही हैं और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य के जो कर्मचारी उन पर कि वो धांधली कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे हड़प रहे हैं कोरोना के नाम पर। क्या कहना चाहिए, कितनी सच्चाई है इसमें?
देखिए पूजा, कुछ लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया है और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे ज्यादा आगे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के अलावा गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर अगर कोई पेशेंट जाता है तो सबसे पहले 1 लाख रुपए वो जमा करा लेते हैं, जबकि सरकारी जो मानक है वो कोरोना के एक दर जो तय है वो 2500 रुपए का टेस्ट है। उसके बाद के इलाज भी अगर आप रख लीजिए 10 से 15 हजार रुपए में उसका इलाज हो जाना चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपए जबरदस्ती जमा करा लिए जाते हैं, तब पेशेंट को एडमिट किया जाता है। उसके बाद जो जांच होती है वो बाहर से करवाई जाती है, उसका पैसा अलग कस्टमर से लिया जाता है। जो दवाइयां आती है वो उन्हीं के मेडिकल स्टोर से खरीदनी होती है, जिसका पैसा वो अलग लेते हैं। यानी कि आपदा का अवसर में बदलने में जुटे हैं डॉक्टर्स। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का केजीएमयू, जहां पर वीसी, सीएमएस और तमाम डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए हैं और लोगों की निःशुल्क सेवा करते हुए सीधे तौर पर, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है, तमाम बीमारियों के लोग यहाँ पर आते हैं। कैंसर पेशेंट है, उनको कीमो चढ़ना है, अगर किसी की बाईपास सर्जरी होनी है, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं किसी और बीमारी से उनका निधन ना होने पाए। इस वजह से उनको भी समय पे इलाज मुहैया कराना ये केजीएमयू प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसका भी निर्वहन बहुत अच्छे से डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो क्लिनिक्स थे, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इस आपदा को अवसर में बदलने में लगे हैं। जी, लेकिन पुनीत, सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की थी अस्पतालों के लिए कि सिर्फ इतना ही शुल्क वो लेंगे, है ना? तो फिर अब लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि अस्पताल प्रशासन इतनी ज्यादा रकम जो है कोरोना के इलाज के लिए ले रहे हैं? देश लोगों के डर का सीधे तौर पर फायदा उठाया जा रहा है और हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि आप सरकारी अस्पताल जाइए, वहां जांच कराइए। सुविधाएं धीरे धीरे सही बेहतर हो रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो राजधानी लखनऊ में केजीएमयू में अच्छी सुविधाएं हैं, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधाएं हैं, प्रयागराज में जो मेडिकल कॉलेज है वहां अच्छी सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो आपका जिला चिकित्सालय है वहां पर भी बेहतर सुविधाएं हैं। अगर आपकी कोई शिकायत है तो सरकार से कंप्लेन करिए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर में ना पड़िए। देखिए, कुछ दलाल भी काफी एक्टिव हो गए हैं जिनका काम होता है कि किसी भी पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचाना। उनके चक्कर में ना पड़िए। ये लोग गांव में काफी एक्टिव रहते हैं और कोरोना जैसी बीमारी में जिसमें आदमी ठीक हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट करवा देते हैं। तो यही बात है कि लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही जो लोग उनको ठगने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए भी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बीते दिन यहां पर 19,218 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 378 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,63,000 की संख्या को पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या भी 26,000 के पार पहुंच गई है। बता दें कि राज्य में अब तक 25,964 कोरोना मरीज की मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 6,25,773 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 2,10,978 मरीज सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीते दिन महाराष्ट्र में कुल 13,289 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन बढ़ते मामले राज्य के लिए काफी चिंता का विषय बने हुए हैं। जिस तरीके से देश में कोरोना के केसों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि वहां पर सभी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस काफी ज्यादा हैं। और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते दिन महाराष्ट्र में 19,218 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि अब तक के सबसे बड़े आंकड़े बताए जा रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में 2,914 नए केस सामने आए हैं, जो कि पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा नए केस हैं। हर रोज बढ़ रहे इस मामलों के बाद एक बार फिर से राजधानी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हर रोज 2500 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन राजधानी में 13 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं नए मामले सामने आने के बाद अब राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,85,220 हो चुकी है,
जबकि 4,513 मरीजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि इस समय राजधानी में 18,842 एक्टिव केस हैं और इलाज के बाद 1,61,865 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। बीते दिन 1,751 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।